हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोकेमिस्ट्री। देखिए, थर्मोकेमिस्ट्री किसको कहते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है। थर्मोकेमिस्ट्री ये क्या होता है, पहले ये जानते हैं। इसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मा रसायन बोलते हैं। ऊष्मा रसायन, ऊष्मा रसायन, ठीक है। क्या कहते हैं, ऊष्मा रसायन कहते हैं। ठीक, देखिए इसको हम सिंपली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री is the branch of physical chemistry, which deals with study of heat change during chemical reaction। सिंपली इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ स्टडी ऑफ हीट चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, देखिए ये क्या लिखा हमने, केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा में हुए परिवर्तन को जिस केमिस्ट्री के अंतर्गत अध्ययन करते हैं वही कहलाएगा क्या, फिजिकल केमिस्ट्री। सिंपली भाषा में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ऊष्मा रसायन भौतिक रसायन की वह शाखा है, भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा में हुए परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है। ऊष्मा में हुए परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है, ऊष्मा रसायन कहलाता है, ऊष्मा रसायन कहलाता है। या क्या, ये तो हो ही गया यहाँ पर। ऊष्मा रसायन भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा में हुए परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है। बस हो गया, ठीक है ना। यानी ये देखिए, ये जो शब्द है इससे ही यहाँ स्पष्ट है, थर्मोकेमिस्ट्री यानी ऊष्मा का रसायन। थर्मोकेमिस्ट्री दो चीज से मिलके बना है, थर्मो प्लस केमिस्ट्री। थर्मो मतलब हीट, ये जो है इसका मतलब क्या होता है, हीट, और ये तो रसायन है, ठीक है। हीट मतलब ऊष्मा, तो ये ऊष्मा का रसायन हो गया, तो ये कहलाएगा क्या, ऊष्मा रसायन, ठीक है ना। सिंपल हम बात कर सकते हैं कि जैसे आपके पास, हमारे पास ये इस तरह का अभिकारक है, कोई अभिकारक, और ये अभिकारक
किस में परिवर्तित होता है? प्रतिफल में या उत्पाद में? प्रतिफल या इसी को उत्पाद भी कहते हैं। ठीक, अगर इसको लिखें तो ये रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट्स ऐसे लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट्स। तो इस रासायनिक अभिक्रिया हुआ है ना, यानी अभिकारक किस में बदल गया है? प्रतिफल में बदल गया है। किस में बदल गया है? प्रतिफल में बदल गया है। तो जैसे ही ये प्रतिफल में बदल जाएगा तो उष्मा में, हीट में चेंज होगा, तो वो Q यहाँ पर लिखाता है, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस ये Q, और ये किलो जूल में आएगा या किलो कैलोरी में आएगा। तो ये जो Q हो रहा है, ये जो देख रहे हैं ना हीट जो आ रहा है, चेंज इन हीट जो यहाँ पर आएगा, वही कहलाएगा कि वही उसी का अध्ययन जिस भौतिक रसायन में करते हैं वो कहलाता है क्या? थर्मोकेमिस्ट्री कहलाता है। अब आपके मन में विचार होगा कि ये जो है प्लस और ये माइनस है, तो ये प्लस माइनस कैसे आया? तो इस पर हम यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको हम यहाँ से इसको मिटा देते हैं। ये देखिए इस तरह से मिटाते हैं। देखिए क्या हमने बात कही, ये देखिए यहाँ पर आया कि डेल्टा, ये जो H है और ये प्लस माइनस के टर्म, मतलब दो प्रकार, इस आधार से हम दो केस यहाँ पर डील कर सकते हैं। एक एक्सोथर्मिक वाला, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक भी बोलते हैं ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये कहते हैं। और इसको क्या हम बोल सकते हैं? उष्मा क्षेपी, क्षेपी मतलब बाहर निकलने वाला ना, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इसको क्या बोलेंगे भैया? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है ना। तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि डेल्टा H का वैल्यू ये जो होता है लेस देन 0 होता है, डेट इज हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा H का वैल्यू निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव। लास्ट का TiV जो है ना उसी को हमने लिख दिया है VE, तो ये निगेटिव होता है। तो कब होता है? ये एक्सोथर्मिक में होता है, उष्मा क्षेपी में, यानी हीट रिलीज करता है। इसमें क्या होता है? उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन मतलब बाहर निकलता है, हीट रिलीज्ड होता है। और दूसरा जो केस इसमें आएगा वो क्या होगा? देखिए एक प्लस, एक माइनस का, एक प्लस का, दूसरा होगा इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये इंडोथर्मिक को बोलते हैं उष्मा शोषी, शोषण करने वाला, उष्मा शोषी, उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इसमें क्या हो जाएगा? डेल्टा H पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज डेल्टा H का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो हमारे पास ये इस तरह का कंडीशंस आया। थर्मोकेमिस्ट्री में क्या है? हीट देखिए या तो उत्सर्जित होगा या फिर अवशोषित होगा। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हीट ऑफ एंथैल्पी, या इसी को कहेंगे हीट ऑफ रिएक्शन। क्या कहेंगे? हीट ऑफ एंथैल्पी या हीट ऑफ रिएक्शन, या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। आइए चेक करते हैं, देखते हैं। चलिए इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं, पूरा को मिटा देते हैं, पूरा को ही मिटा देते हैं। और इसको अब आगे चीज़ों को समझते हैं। क्या समझते हैं भाई? देखते हैं। देखिए ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसको इस तरह से स्टार लगा देते हैं, ये देखिए इस तरह से, है ना। और या इसी को हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? हीट ऑफ
रिएक्शन भी कहते हैं। समझते हैं इस चीज़ों को क्या है ना। अगर इसको समझने के लिए हम लिखें तो लिख सकते हैं अभिक्रिया की एंथैल्पी, अभिक्रिया की एंथैल्पी, अभिक्रिया की एंथैल्पी, या फिर इसको हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया की ऊष्मा, अभिक्रिया की ऊष्मा, अभिक्रिया की ऊष्मा कहेंगे। ठीक है, तो देखो इसको कैसे डिफाइन करेंगे। डिफाइन करेंगे द अमाउंट ऑफ हीट evolve or absorb, the amount of heat evolve or absorb during chemical reaction, the amount of heat evolve or absorb during chemical reaction is called heat of reaction, or enthalpy of reaction, क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सिंपली नहीं, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है, उसे ही कहते हैं क्या, अभिक्रिया की ऊष्मा या अभिक्रिया की एंथैल्पी कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा को अभिक्रिया की ऊष्मा या अभिक्रिया की एंथैल्पी कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, उस दौरान उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जो मात्रा होगा उसे क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। देखिए कैसे, तो जैसे हम सिंपल एक उदाहरण ले लेते हैं और उसको समझते हैं। जैसे ये है N2 नाइट्रोजन गैस, और ये है H2, ये है हाइड्रोजन गैस। ये दोनों कंबाइन करके यहाँ बना लेता है अमोनिया गैस। क्या, अमोनिया गैस। और जब बैलेंस करते हैं तो यहाँ देखिए ये 2 लगा देते हैं, यहाँ 3 लगा देते हैं, तो बैलेंसिंग हो गया। अब यहाँ पर जो हीट रिलीज होता है ये होता है 92 किलो जूल पर मोल। ये ठीक है, कितना, 92 किलो जूल पर मोल। तो ये जो कहलाएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये जो वैल्यू है, यही कहलाएगा हीट ऑफ रिएक्शन। क्या कहलाएगा, हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन। थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये आपका दिख रहा है या नहीं, हम थोड़ा सा कैमरा में इसको देख लेते हैं। ठीक है, ओके, और हाँ दिख रहा है, दिख तो रहा है, चलिए ठीक है, गुड, वेरी गुड, दिख रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पर जो हीट आ रहा है यही कहलाएगा हीट ऑफ रिएक्शन, या फिर इसी को कहेंगे क्या, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या इसी को कहेंगे हीट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होना चाहिए, है ना। अब ये देखते हैं कि ये किस किस बात पर निर्भर करता है, हीट ऑफ रिएक्शन
किस किस बात पर निर्भर करता है, इसका डिस्कशन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, इस पॉइंट में हम यहाँ चलें तो ये थोड़ा सा तिरछा लग रहा है ना कुछ। अच्छा ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा हम परिवर्तन कर देते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि ये हीट ऑफ रिएक्शन किस किस बात पर निर्भर करता है। हीट ऑफ रिएक्शन किस किस पॉइंट पर निर्भर करता है, लिखेंगे हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन depends upon the following factors, ठीक है। सिंपली हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया की ऊष्मा, अभिक्रिया की ऊष्मा, अभिक्रिया की ऊष्मा निम्नलिखित बातों पर निर्भर होता है या निर्भर करता है। निम्नलिखित बातों पर निर्भर होता है, देखिए तो पहला बात क्या है, 1 नंबर। ठीक है, ये क्या है, तो ये है फिजिकल स्टेट ऑफ, ये देखिए ये पहला जो है ये है फिजिकल स्टेट ऑफ reactants and products, किस पर, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, अर्थात कह सकते हैं, सिंपली हम ये कह सकते हैं अभिकारक या प्रतिफल के भौतिक अवस्था पर, इस पर अभिकारक एवं प्रतिफल के भौतिक अवस्था पर, भौतिक अवस्था पर। ठीक है, अब ये देखो भौतिक स्टेट, फिजिकल स्टेट है ना। फिजिकल स्टेट क्या है भाई, अरे भैया ये जो पदार्थ है ना वह सॉलिड में रह सकता है, लिक्विड में रह सकता है, गैस में रह सकता है, तो वही उसका स्टेट कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टेट कहलाता है। तो इसके भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। चेक करते हैं, जैसे अगर हम सिंपली बात करें तो ये है हमारे पास H2, ये देखिए ये H2 हाइड्रोजन गैस है, और जब इसको ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया कराया जाए तो ये बना लेता है H2O, और ये लिक्विड, देख रहे हैं ना। यहाँ पर समझना ये गैसियस फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है, लेकिन ये किस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, और ऐसा भी तो हो सकता है, देखिए यहाँ स्टेट चेंज कैसे करता है, जैसे ये गैसियस स्टेट में है हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में है, लेकिन यहाँ जो बनने वाला प्रोडक्ट है H2O, ये भी गैसियस फॉर्म में हो जाएगा। वेपर के रूप में वाटर रह सकता है कि नहीं रह सकता है, तो ये यहाँ गैस लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि इसका इंथैल्पी और इसके इंथैल्पी में परिवर्तन होता है, चेंज होता है, जबकि प्रोडक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ देख लीजिए H2O है, लेकिन स्टेट चेंज है। क्या चेंज है, स्टेट चेंज है। एक कौन है, लिक्विड स्टेट में, दूसरा कौन है, गैसियस स्टेट में। ठीक है, बस यही चेंज हो रहा है। तो चेंज होने के बाद क्या देखते हैं कि इसमें अगर देखिएगा तो डेल्टा एच जो इंथैल्पी होगा, हीट ऑफ इंथैल्पी, या कह सकते हैं हीट ऑफ रिएक्शन, है ना, या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये जो है इसका वैल्यू होता है -242 किलो जूल पर
ठीक। और ये जो है इसका वैल्यू होता है -286 किलो जूल पर मोल। तो अब देखिए दोनों अलग अलग है कि नहीं, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिएगा ये H2O, यहाँ भी H2O, लेकिन स्टेट क्या है, डिफर है। ये कौन सा स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, और लिक्विड स्टेट को क्या बोलते हैं, द्रवावस्था, ठीक है। और ये किस में है, गैसियस स्टेट में है, वेपर के रूप में ये होगा, गैसियस स्टेट में है। और जब गैसियस स्टेट में है तो ये गैसीय अवस्था होता है, गैसीय अवस्था। और इस बार आप क्या देख रहे हैं, एंथैल्पी में परिवर्तन जो है डिफरेंट है, इसका -242, इसका -246, सॉरी 46 नहीं, कितना 86, ठीक है। तो इस तरह से आप फिजिकल स्टेट के आधार पर आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो जाता है, डिफर हो जाता है। मतलब इस बात पर ये निर्भर करता है कि अगर स्टेट चेंज करेगा तो स्वाभाविक है हीट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 2 देखिए, ये क्वांटिटी ऑफ, है ना, ये क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, अर्थात कह सकते हैं अभिकारक एवं प्रतिफल के मात्रा पर निर्भर होता है, के मात्रा पर निर्भर होता है। क्या देख रहे हैं भैया, ये देख रहे हैं कि अभिकारक एवं प्रतिफल की मात्रा पर भी निर्भर होता है, ठीक है ना। यानी अगर उसका जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगा कि इसका मात्रा क्या है, किस क्वांटिटी में, मतलब सिंपल है कि नंबर ऑफ मोल अगर डिफर होगा तो ये भी वैल्यू क्या होगा, डिफर होगा। कोई उदाहरण लेकर के हम लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, देखते हैं। इसका हम यहाँ से ये जो है इसी को वैल्यू को अगर हम लें यहाँ से, ये देखिए ये क्या है, H2 गैस और ये O2 गैस, H2O हो गया। तो देखते हैं, यहाँ से नहीं दिखेगा तो हम इसको क्या करें, हाँ यहाँ पर तो दिख जाना चाहिए। चलो थोड़ा सा हमारे पास आ गया, यहाँ से देखते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है कि जैसे सिंपल पहले एक लाइन लिख लेते हैं, उसके बाद ये देखिए जो ऊपर लिखा हुआ है ना उसी को लिख देते हैं। ये H2 गैस प्लस ये O2 गैसियस फॉर्म में है, और तब ये बना रहा है H2O, और ये भी किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। और इस समय जो आपके पास जो हीट रिलीज हो रहा है ये कितना है, -242 किलो जूल पर मोल, यही है ना। ये देखिए ये कब, जब 1 मोल, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा बैलेंसिंग आप चेक करेंगे, बैलेंसिंग यहाँ पर करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो यहाँ 1/2 लगाना पड़ेगा। यहाँ ओह सॉरी ऑक्सीजन 1 है ना, यहाँ 2 हो जाता है, तो इसको ये 1/2 कर देंगे तो ये तो हो जाएगा बैलेंस। यहाँ पर भी देखिए ये 1/2, ये इस तरह का, यानी 1 मोल यहाँ पर H2O गैसियस फॉर्म में है तो ये -242 किलो जूल पर मोल आ रहा है। लेकिन यदि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये H2 ये गैसियस फॉर्म प्लस इसमें भी 2 से आपने मल्टीप्लाई किया है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 2 कट जाएगा ये, तो इसका मतलब केवल यहाँ पर क्या बचेगा, O2 गैसियस फॉर्म में, और यहाँ पर हो जाएगा H2O, लेकिन यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ गैसियस फॉर्म में। और आपके पास जो हीट होगा, मेन बात यही है, इसी को देखना है कि इस पर निर्भर करता है। तो हीट क्या होगा, 2 से आपने मल्टीप्लाई सब में किया है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये किलो जूल पर मोल, ये तो वैल्यू लिखाएगा ही, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, 4 दूना 8, 2 दूना 4, और ये किलो जूल पर मोल। अब आप देख सकते हैं क्या किया आपने, आप 1 मोल यहाँ पर ये निर्माण हुआ था, देख रहे हैं ना, तो ये क्या था, यहाँ पर था -242 किलो जूल पर मोल, लेकिन जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 मोल हो गया, क्वांटिटी चेंज हो गया ना। तो क्वांटिटी चेंज होने पर हीट भी चेंज हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये तो हो गया किस पर, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर निर्भर करेगा।
अब अगला पॉइंट भी है, उसको भी थोड़ा सा देखते हैं, इसको पहले हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। तीसरा बात जो डिपेंड करता है एल्ट्रोपिक फॉर्म पर, तो यहां लिखेंगे 3 नंबर एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ द एलिमेंट्स, यानी तत्वों के अपरूपता पर, सिंपल है, तत्वों के अपरूपता पर, इस पर भी निर्भर होता है, ठीक है ना। जैसे आप देखते हैं ना, कार्बन का अपरूप हीरा, ग्रेफाइट के बारे में तो आप जानते ही हैं, तो आइए उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं। अगर ये C लिखे यहाँ C, इसी मतलब कार्बन, और इस कार्बन को हम ग्रेफाइट लिख सकते हैं, ग्रेफाइट, ये C ग्रेफाइट हो गया, ठीक है। और इसको जब देखिए C ग्रेफाइट और ऑक्सीजन के उपस्थिति में, देखिए ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया कराइएगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। और जो हीट यहाँ पर आएगा, रिलीज होगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -94.3 किलो कैलोरी पर मोल। ये भी कैलोरी में भी दिया जा सकता है और किलो जूल में भी दिया जा सकता है, तो उसको चेंज करना आप आसानी से कर सकते हैं कि 1 कैलोरी, ये तो जानते हैं ना आप, 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है? 4.20, और ये जूल होता है ना। अब इसको जूल में बदल लो, इसको कैलोरी में बदल लो, जो करना है वो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब आप देखिए, ये तो हो गया 94.3 किलो कैलोरी पर मोल। अब जो हमारे पास दूसरा बात क्या है, अरे भाई हम तो काम करने के लिए आए थे एल्ट्रोपिक फॉर्म का, ये तो डायरेक्ट हो गया कि इसको क्रिया करा के CO2 बन गया। अब इसका जो ग्रेफाइट का, देखिए कार्बन का दूसरा अपरूप डायमंड होता है, डायमंड हीरा, वाह क्या बात है, हीरा। तो देखिए जैसे ही आप ये डायमंड को करिएगा तो ये CO2 और ये गैसियस फॉर्म में जैसे ही रिएक्शन करेंगे, EB कार्बन डाइऑक्साइड ही बना देगा। क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आ गया। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद हमारा काम क्या है? यहाँ देखना है हीट में क्या चेंजिंग हो रहा है। इसका वैल्यू अगर देखिएगा तो ये 97.6 किलो कैलोरी पर मोल आ जाता है। कि सर आपने तो लिख दिया 96 बोला और लिख दिया 97.6 किलो कैलोरी पर मोल है। ये आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक ना। अब यहाँ पर बात करते क्या है, बात ये करते हैं कि ये देखिए इसका जो है फिजिक यहाँ पर क्या, एल्ट्रोपिक फॉर्म चेंज होता है, तो उसमें क्या होता है? हीट ऑफ ट्रांजिशन होता है। क्या होता है? एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जा रहा है तो हीट ऑफ ट्रांजिशन, मतलब सॉरी स्टेट नहीं, एक जैसे ग्रेफाइट था ना, ग्रेफाइट दूसरे एल्ट्रोपिक फॉर्म में जा रहा है, वहां अवस्था चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? अवस्था वही है लेकिन एल्ट्रोपिक चेंज हो जा रहा है, मतलब इस अपरूप से दूसरे अपरूप में चला जा रहा है, हीरा से इसमें चला जा रहा है, ग्रेफाइट में चला जा रहा है। तो उसमें क्या होगा? उसमें जो आता है वो हीट ऑफ, यहां पर भी देख रहे हैं आपके पास ये चेंज तो आ रहा है, लेकिन ये डिफरेंस क्या हो रहा है, कितना डिफरेंस हो रहा है, कैसे पता करेंगे, इस पर हम बात करते हैं। ये होगा, ये ऐसा करते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, ले सकते हैं ना, इसको ले लेते हैं और ऐसा करते हैं, क्या करते हैं भाई, हम करना चाहते हैं कि 2 में से एक को घटा देते हैं तो वी गेट, तो हम लोगों को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? वी गेट, हमें मिल जाएगा। 2 में से घटा देते हैं तो 2 क्या है? डायमंड है। देखिए यहाँ पर C डायमंड लिख देंगे, यहाँ पर ऐसा C किस फॉर्म में है तो डायमंड है, तो डायमंड यहाँ पर लिख दिया डायमंड, और प्लस ये क्या O2, और ये आपके पास वैल्यू क्या आ गया? हाँ CO2 आ गया, गैसियस फॉर्म में आ गया, और डेल्टा एच का वैल्यू कितना आ गया? ये -97.6 किलो कैलोरी पर मोल, ये तो लिख दिया। अब इसका देखिए ग्रेफाइट वाला का क्या लिखते हैं? C ग्रेफाइट,
और ये O2 से क्रिया करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी बना दिया। डेल्टा एच का वैल्यू यहाँ कितना, -94.3 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अब क्या है कि घटा देना है तो डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, और ट्रांजिशन स्टेट में भी गया ये भी पता चल जाएगा। देखिए घटा देते, इसको माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, लेकिन ये प्लस, क्यों, यहाँ देख रहे हो ना माइनस रहेगा तो इसको क्या कर देंगे, प्लस में कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए आप क्या हो रहा है, ये वाला खत्म, ये वाला भी खत्म, ये वाला खत्म, है ना। अब ये खत्म होगा नहीं, ये खत्म नहीं होगा तो कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा। कैसे, तो यहाँ पर सी और ये डायमंड लिख देंगे, डायमंड, और ये देखिए इधर माइनस है, उधर आके प्लस में हो जाएगा। सी क्या, ग्रेफाइट में लिख देंगे, ग्रेफाइट में लिख देंगे। और डेल्टा एच का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए किस में से, ये देखो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में रहेगा, तो ये हम कैसे लिख देंगे, -97.6, माइनस माइनस प्लस आया है कितना, 94.3, ये किलो कैलोरी पर मोल। और तब वैल्यू कितना आ जाएगा, ये जब कैलकुलेट करिएगा तो ये वैल्यू -3.3 किलो कैलोरी पर मोल। और दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन, हीट ऑफ ट्रांजिशन, यानी ये जो आएगा H इज इक्वल, डेल्टा H इज इक्वल टू यहाँ कितना, -3.3 किलो कैलोरी पर मोल। ये जो वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, हीट ऑफ ट्रांजिशन, हीट ऑफ ट्रांजिशन, इसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ ट्रांजिशन। एक अवस्था से दूसरा, क्या था, ये था डायमंड, और डायमंड से किस में चला गया, ग्रेफाइट में चला गया, तो ये हीट ऑफ ट्रांजिशन कहलाता है। और इसका वैल्यू कितना हो गया, -3.3 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो इस तरह से यही स्टेट, ये जब अवस्था चेंज करता है, इन सब के बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, यही आपको कैलकुलेट करने के लिए बार बार आएगा। कुछ नहीं, जोड़ घटाव करना होता है, बस इतने ध्यान में रखना होता है। इसमें ज़्यादातर हम लोग जोड़ घटाव और कहीं कहीं गुना भी करते हैं, कहीं कहीं पर गुना भी करते हैं। तो चलिए हम आगे और बताते हैं। ये तीसरा नंबर तो हो गया, चौथा नंबर बात करेंगे। चौथा नंबर में है कि जो रिएक्शन किस में कैरी कर रहा है, मतलब स्थिर वॉल्यूम पर कर रहा है या स्थिर आयतन पर कर रहा है। वॉल्यूम आयतन एक ही बात है, तो ये हम कह सकते हैं कि स्थिर आयतन पर या स्थिर दाब पर करेगा, तब उस स्थिति में क्या होगा। तो चलिए इसको हम पहले मिटा देते हैं, उसके बाद हम फिर उस पर भी बात करते हैं। अब देखिए ये बात कर रहे हैं हम लोग, रिएक्शन कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर आयतन या स्थिर दाब की परिस्थिति में किस तरह का, अगर इस परिस्थिति में रिएक्शन हो रहा है तब क्या होगा। तो देखिए अलग अलग करके हम लोग पढ़ते हैं। ये पहले अलग कर लेते हैं इसको, ये हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं भाई, यहाँ पर हम कर लेते हैं पहले स्थिर आयतन की बात कर लेते हैं। स्थिर आयतन, स्थिर आयतन, इस पर हम बात कर लेते हैं। स्थिर आयतन मतलब क्या होता है भाई, कांस्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो जैसे ही कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है तो आपके दिमाग में ये बात तो आ जाना चाहिए, डेल्टा V इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही 0 हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, -P डेल्टा V, यानी ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और जब 0 हो जाएगा तो आप क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स क्या कह सकते हैं, है ना। थर्मोडायनामिक्स के नियम से क्या पढ़े आप, डेल्टा E ये इक्वल टू Q प्लस W, और अभी अभी देख रहे हैं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम W इज इक्वल टू 0। इसीलिए यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा E इज इक्वल टू Q, और यहाँ पर ये भी लिख देते हैं, और ये तो वैल्यू 0 हो गया।
तो इसीलिए क्यू भी इज इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा ई हो गया। और ये जो है ये क्या कहलाता है, हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन ये किसके बराबर हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है डेल्टा ई के बराबर हो रहा है। किसके बराबर हो रहा है, डेल्टा ई के बराबर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये जो है डेल्टा ई क्या है भैया, ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। अब यही दूसरा भाग भी अगर देख लें यहाँ से, ये स्थिर आयतन पर हो गया, तो यहाँ स्थिर दाब पर देख लेते हैं। स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर यानी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर इस पर हम बात करें एट कांस्टेंट प्रेशर पर, तो क्या होगा, W इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस पी डेल्टा भी, ये तो रहेगा। तो फर्स्ट लॉ अगर लगाएंगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो क्या होगा, ये हो जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, और डब्लू का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, माइनस पी डेल्टा भी इधर आ जाएगा। तो क्यू और ये पी कांस्टेंट पर करें तो डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा भी, फॉर्मूला तो यही होगा, ठीक है। और ये जो क्यू पी होता है डेल्टा एच, इसके बराबर हो गया, यानी क्या कहेंगे, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है। हीट ऑफ रिएक्शन ये इक्वल टू डेल्टा एच, इसके बराबर हो गया, ठीक है ना, डेल्टा एच। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर हम लाते हैं तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा भी, आ गया ना। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो जनरल इक्वेशन, जनरल टर्म पहले से भी आपने पढ़ चुका है, पहले से भी जानते हैं, तो इस बात पर भी निर्भर करेगा हीट, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि ऐसा होगा कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट हो जाएगा, तब क्या होगा। तो आइए इसको हम मिटाते हैं, कैसे मिटाएं, ये देखिए, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, ये लीजिए इस तरह से मिटा देते हैं। देखिए हमें क्या करना है कि ये अगर इसी को देखें एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर यहीं पर लिख देते हैं, एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, तब क्या होगा भाई, स्थिर दाब और स्थिर ताप पर ये प्रेशर, दाब और ये टेम्परेचर, ताप, है ना। अगर इस स्थिति में हमें देखना हो तो सिंपल है कि डेल्टा एच का वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा भी, जो है इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एन आर टी। देखिए ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि P डेल्टा भी इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी होता है। तो इसके जगह पे हम यहाँ पर आराम से इसको लिख सकते हैं, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया क्या, इस कांस्टेंट प्रेशर पर और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर आ गया, ठीक है ना। उसके बाद एक होता है यहाँ पर अगर हम देखें तो किरचॉफ्स का इक्वेशन, किरचॉफ्स इक्वेशन ये क्या होता है, इसको समझते हैं। किरचॉफ्स इक्वेशंस, तो ये होता है डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1, ये इज इक्वल टू होता है डेल्टा Cp, है ना। Cp ये क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये होगा T2 माइनस T1, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि ये टेम्परेचर T1 और ये टेम्परेचर T2 पर ये हीट क्या हो रहा है, इंथैल्पी है, ठीक है ना, चेंज इन इंथैल्पी है। और ये जो Cp जो निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं, ये निकलेगा समेशन ऑफ
समेशन ऑफ डेल्टा सी पी इज इक्वल टू, ये सी पी किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा यहाँ पर सी पी किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। इसका चेंज इन निकाल लेंगे तो ये डेल्टा सी पी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में जब क्वेश्चन रहेगा तो इस तरह का चीज़ों को हम आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर बात करेंगे इससे आगे टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज के बारे में, ठीक है।